नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार नालंदा सक्सेस कॉन्सेप्ट में। और आज हम फिर से करंट के कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों के लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। और ये जो करंट इश्यूज़ हैं वो 1 दिसंबर से लेके 10 दिसंबर तक को कवर किया गया है इसमें। दोस्तों, बिना देर किए हुए हम अपने सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं और देखते हैं कि हमारा पहला इशू क्या है। पहला इशू जो दोस्तों है यहाँ MMR को लेके है। MMR का मतलब क्या होता है? ये होता है दोस्तों मैटरनिटी मोर्टिलिटी रेट, यानी कि मातृ मृत्यु दर। ठीक है, मातृ मृत्यु अनुपात। ये रेट अगर यहाँ पर रेशियो है तो अनुपात हो गया, मैटरनल मोर्टिलिटी रेशियो। तो अनुपात जो है यहाँ पे देखा गया है दोस्तों। देखिए 2000 में MMR की स्थिति बहुत ही दयनीय थी। उसके बाद 2000 से जब हमने 2014 से 16 तक का सर्वे किया तो देखा गया कि यहाँ पे 130 जो मदर्स हैं उनकी मृत्यु हो जाती है पर 1 लाख जीवित बच्चों पर। ठीक है ना, यानी कि 1 लाख प्रसव होने पर 130 महिलाओं की मृत्यु प्रसव के दौरान हो जाती थी। यहीं पर अगर अब देखा जाए कि जब अब रिसेंट का डाटा उठाएं तो 2018 और 20 में जो सर्वे हुआ उसके अनुसार ये जो मृत्यु रेट है, मृत्यु रेशियो है, वो 97 पहुंचा है, 97 प्रति लाख जीवित जन्म पर। यानी कि 1 लाख माएँ प्रसव के दौरान 1 लाख जीवित बच्चे, जीवित शिशुओं के जन्म पर लगभग 97 महिलाओं का मृत्यु प्रसव के दौरान हो जाता है। दोस्तों, अब इसी को देखा जाए तो लगभग हमने एक लक्ष्य बना रखा है कि 2030 तक ये जो 97 है इसको 70 पर लाख MMR को किया जाएगा। ठीक है ना। देख लेते हैं अगला न्यूज़ क्या है। अगला न्यूज़ है यहाँ पे BJP यानी कि चुनावी बॉन्ड को लेकर है। क्या है इसके मुद्दे को जानेंगे और चुनावी बॉन्ड कैसे रिलीज़ होता है, इसकी क्या क्या प्रक्रियाएं हैं, कैसे पार्टी फंड में पैसा जाता है, इसके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले दोस्तों जो इलेक्टोरल बॉन्ड है, इलेक्टोरल बॉन्ड है, ये जो आया था वो आया था 2017 में। ठीक है, 2017 में जो फाइनेंशियल बिल आया था उसमें इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, इसमें हुआ था 2017 फाइनेंशियल बिल में। ठीक है, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था और इसको जो अधिसूचित कर दिया गया था, मतलब इस जो कॉन्सेप्ट था ये इलेक्टोरल बॉन्ड का, ये 29 जनवरी 2016 को अधिसूचित किया गया था। ठीक है, यहीं पर अगर हम दोस्तों देखें कि इसकी प्रक्रिया क्या होती है, क्या होता है, तो इसमें क्या है कि कोई भी इंडिविजुअल, अब हम इलेक्टोरल बॉन्ड को वाइड रूप से देख लेते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है कि दोस्तों इसको कोई भी व्यक्ति, इंडिविजुअल व्यक्ति या कोई भी कॉरपोरेट इन इलेक्टोरल बॉन्ड को कौन जारी करता है? RBI। और किसके थ्रू बेचता है? SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया किसी भी ब्रांच में जाकर के इन इलेक्टोरल बॉन्ड को खरीद सकता है। और दोस्तों खरीदेंगे कैसे इलेक्टोरल बॉन्ड को? ये 1000 के मल्टीपल में होता है, 1000 के मल्टीपल में होता है। और इसी के साथ साथ बता दूं, इसका जो मैक्सिमम अमाउंट होता है वो 1 करोड़ का होता है। कितने का? 1 करोड़ का। ठीक है दोस्तों, 1 करोड़ का मैक्सिमम अमाउंट होता है। ठीक है, यहीं पे अगर देखा जाए कि 1000 के मल्टीपल में कैसे, जैसे कि 1000 का किसी ने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद सकता है, कोई भी 1000 × 10 यानी कि 10,000 का कोई इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद सकता है। ठीक है, इसी के बाद 1 लाख का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा जा सकता है यहाँ पे। इसी के बाद 10 लाख का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा जा सकता है यहाँ पे। ठीक है, उसी के बाद 1 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड यहाँ पे खरीदा जा सकता है। इससे ज़्यादा का इलेक्टोरल बॉन्ड यहाँ पे नहीं खरीदा जा सकता है। ठीक है, और मिनिमम अमाउंट क्या है दोस्तों? इसका मिनिमम अमाउंट है 1000। ठीक है, और मैक्सिमम 1 करोड़। ठीक है।
ठीक है। और इसी के साथ जब इलेक्टोरल बॉन्ड जिस पार्टी के नाम से आपने खरीदा है वो पार्टी क्या कर सकती है, दोस्तों, वो पार्टी अपने पार्टी का ऑफिशियल अकाउंट होता है, पार्टी का एक ऑफिशियल अकाउंट होता है, ठीक है, उस पार्टी के अकाउंट में वो इसको कैश के रूप में जमा कर सकते हैं। किसमें? कैश के रूप में जमा कर सकते हैं, ठीक है। और वो कैश जब पार्टी फंड में आ जाएगा तो पार्टी वो अपने हितों में उस पैसे को खर्च कर सकती है। दोस्तों यहाँ पे मुद्दा क्या है? दूसरा मुद्दा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मुद्दा है कि यहाँ पे जो बीजेपी को सबसे ज़्यादा फंड मिला है, बीजेपी को यहाँ पे दोस्तों सबसे ज़्यादा फंड मिला है, लगभग 614.53 करोड़ रुपए मिला है। और सेकंड नंबर पे जो मिला है वो कांग्रेस को मिला है। देखिए दोस्तों कितना अंतर है, 95.46 करोड़ रुपए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दूसरा जो मुद्दा है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक एनजीओ है दोस्तों, यहाँ पे एनजीओ क्या नाम है इसका? एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, ठीक है ना। इस एनजीओ ने एक पीआईएल दाखिल किया, क्या? पीआईएल दाखिल की है सुप्रीम कोर्ट में, और इन्होंने कहा है कि ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड है इनके पैसे की ट्रांसपेरेंसी यानी कि पारदर्शिता पूर्ण ये प्रक्रिया नहीं है। इसकी पारदर्शिता को लेकर इन्होंने ये पीआईएल फाइल किया है। और इस एसोसिएशन को लीड कर रहे हैं, यानी कि इस एसोसिएशन के मत को जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में वो हैं प्रशांत भूषण एडवोकेट, ठीक है। चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं अगला न्यूज़ क्या है। अगला न्यूज़ जो यहाँ पे है वो है राज्य सरकार द्वारा मणिपुर संगाई महोत्सव 21 नवंबर से 30 नवंबर तक आयोजित किया जाएगा। बताते हैं दोस्तों, ये जो संगाई महोत्सव होता है वो मोइरांग शहर में स्थापित संगाई स्थानिक एथनिक पार्क में होता है। ये एक पर्यटक महोत्सव है। कौन सा महोत्सव है दोस्तों? ये पर्यटन महोत्सव है, ठीक है। और ये कहाँ हो रहा है? ये मोइरांग शहर में हो रहा है। कहाँ हो रहा है दोस्तों? मणिपुर में हो रहा है, मोइरांग शहर में, ठीक है। और मोइरांग शहर में भी कहाँ हो रहा है? एक संगाई पार्क है दोस्तों, यहाँ पे क्या है? संगाई पार्क। और ये संगाई पार्क में क्या होता है? इसमें एक संगई नाम का जानवर रहता है मणिपुर का, जो विलुप्त प्राय प्राणी है, संगई जानवर, उसको रक्षित किया गया है इस पार्क में। संगई जानवर जो है इंडेंजर्ड स्पीसीज़ है, तो इसको रक्षित किया गया। और इस संगई जानवर को करवर एलडी भी कहा जा सकता है, करवस एलडी, ठीक है ना, भी कहा जाता है, ठीक है। और ये जो संगई पार्क है वो लगभग किबुल लामजाओ नेशनल पार्क के पास पड़ता है। कहाँ पड़ता है? किबुल लामजाओ नेशनल पार्क, ठीक है। अब देख लेते हैं जो मणिपुर के जो सीएम हैं वो कौन है? तो सीएम है एन बीरेन, ठीक है। और गवर्नर कौन है यहाँ पे? गणेशन जी हैं। गवर्नर कौन है? गणेशन जी हैं, ठीक है। देख लेते हैं दोस्तों अगला न्यूज़ क्या है यहाँ पे। अगला न्यूज़ है असम ने क्या किया यहाँ पे, 10 मासिक किस्तों में महिला स्नातकोत्तर छात्रों को सालाना लगभग 10,000 रुपये प्रदान करेगा। असम क्या करेगा? महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत महिलाओं की शिक्षा को बढ़ाने के लिए यहाँ पे असम जो है लगभग 10,000 रुपये सालाना गर्ल्स स्टूडेंट को देगा, ठीक है। और ये भी 10 मासिक किस्तों में, यानी कितना हो गया पर मंथ? लगभग 10 मासिक किस्तों में लगभग कितना पड़ जाएगा दोस्तों? लगभग 1100 रुपये, ठीक है ना। 1100 नहीं, ये लगभग पड़ेगा 9,000 या 8,000 समथिंग के करीब, ठीक है। अब देखते हैं असम में जो पॉपुलेशन है, असम की जो पॉपुलेशन है वो कितनी है, और उसमें महिलाओं की एजुकेशनल स्थिति क्या है। तो यहाँ पे दोस्तों असम की जो स्थिति है वो यहाँ पे 3.12 करोड़ आबादी है यहाँ पे, और इसमें से जो सेक्स रेशियो है वो 955 है। कितना है दोस्तों? 955 है। यहाँ पे 955 सेक्स रेशियो है, ठीक है ना।
और इसी के साथ साथ बता दूँ यही सेक्स रेशियो अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो लगभग 962, ये चाइल्ड रेशियो जो रहेगा इसमें, चाइल्ड सेक्स रेशियो वो 962 है, चाइल्ड रेशियो 962 है। अर्थात ये आने वाले समय के लिए गुड इंडिकेशन है, ठीक है ना। यानी कि गर्ल्स यानी कि महिलाओं का जो जन्म दर है वो यहाँ पे धीरे धीरे बढ़ रहा है। ये 962 महिलाएं पर 1000 जन्म, ठीक है ना। 1000 मेल पर 962 महिलाएं हैं यहाँ पे, ठीक है ना, न्यू बॉर्न बेबीज़ में। और वहीं अगर यहाँ पे हम लिटरेसी की बात करते हैं तो यहाँ मेल लिटरेसी दोस्तों है, मेल लिटरेसी है यहाँ पे लगभग 77.8%। और फीमेल लिटरेसी की बात करें, तो दोस्तों यहाँ पे फीमेल लिटरेसी लगभग है 66%। और इसी फीमेल लिटरेसी को बढ़ाने के लिए यहाँ की सरकार ने लगभग सालाना 10,000 रुपये महिला स्नातकोत्तर छात्राओं को देने की पेशकश की है। क्योंकि दोस्तों महिलाएं जो हैं लगभग 12th इसके बाद स्नातक करने के बाद अपनी पढ़ाई को छोड़ देती हैं। इसी को प्रोत्साहित करने के लिए ये पैकेज है वो छात्राओं के लिए असम की गवर्नमेंट ने रखा है। अब असम में जो सीएम हैं वो सीएम कौन है? हेमंत जी। कौन? हेमंत बिश्व शर्मा। कौन है? हेमंत बिश्व शर्मा, ठीक है। देख लेते हैं दोस्तों अगला न्यूज़ क्या है। यहाँ पे अगला न्यूज़ है अक्टूबर में, नहीं अगला न्यूज़ जो है वो जीडीपी को रिलेटेड है। यहाँ पे क्या बोला गया है कि 2022-23 की दूसरी तिमाही में भारत की जीडीपी लगभग 6.3% बढ़ी है। दोस्तों जीडीपी को अगर हम देखें तो जीडीपी को एक बार देख लेते हैं। तो जीडीपी क्या होता है? ये होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। आज हम जो है आपको जीडीपी के बारे में सारी जानकारी यहाँ पे दे देते हैं। आखिर होती क्या है जीडीपी? देखो दोस्तों, एक होता है आर्थिक या घरेलू सीमा, घरेलू या आर्थिक सीमा। तो अगर हम घरेलू या आर्थिक सीमा की बात करें तो घरेलू या आर्थिक सीमा के अंतर्गत सभी वस्तुओं और सेवाओं के द्वारा उत्पादित जो कारक आय होती है उसी को हम जीडीपी कहते हैं। अब कारक आय क्या होती है? कारक आय यानी कि किसी भी चीज़ को उत्पादित करने के लिए, किसी भी चीज़ को बनाने के लिए जो बेसिक नीड होती है, जो बेसिक नीड जिन चीज़ों की होती है उसे हम कारक आय बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि भूमि हो गया दोस्तों, यहाँ पे भूमि हो गया, श्रम हो गया, ठीक है ना, पूंजी हो गई, ठीक है, और उद्यमशीलता हो गई, ठीक है ना, उद्यमशीलता। तो इन चारों कारक आय, इन चारों कारकों को मिलने वाली जो आय है उसको अगर हम घरेलू सीमा के अंतर्गत जो भी इन चारों कारकों को आय प्रदान यानी कि आय प्राप्त होती है उसको यदि हम जोड़ेंगे तो हमें जीडीपी प्राप्त होता है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो जीडीपी जो है एक किसी भी देश की, किसी भी कंट्री की जो है आर्थिक हालत को बयान करता है। क्या? जीडीपी किसी भी कंट्री की आर्थिक हालात को बयान करता है। कोविड के दौरान जो जीडीपी की हालत है वो यूरोपीय जो कंट्री हैं उनकी बहुत ही खस्ता हालत हो गई थी दोस्तों। एक चाइना और एक भारत। चाइना तो बहुत ही तेज़ी से ऊपर की तरफ जा रहा है और भारत भी पॉजिटिव जीडीपी के साथ उस समय था, ठीक है। अब देख लेते हैं दोस्तों अगला न्यूज़ क्या है। अगला न्यूज़ है अक्टूबर में 8 प्रमुख उद्योगों की वृद्धि दर घटकर 0.1% रह गई है। नेक्स्ट न्यूज़ इज दैट द भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता 29 दिसंबर से लागू हो जाएगा। आर्थिक सहयोग व्यापार समझौता, आर्थिक सहयोग व्यापार समझौता क्या होता है दोस्तों? ये जो आर्थिक सहयोग व्यापार समझौता है ये कोई भी देश जो है बाइलेटरल कर सकता है या मल्टीलेटरल कर सकता है, बाइलेटरल या मल्टीलेटरल। देखो बाइलेटरल होता है जब दो देशों के बीच ये समझौता हो। मल्टीलेटरल जब दो से अधिक देशों के बीच ये समझौता, दो से अधिक देशों के बीच ये समझौता हो। यहाँ पे भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ये समझौता हुआ है। तो भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच ये समझौता हुआ है। तो यहाँ पे देखा जाए कि जब भी ये समझौता जब कोई देश दूसरे देश के साथ करता है तो वो दोनों देश अपने एक्सपोर्ट और इंपोर्ट
के दौरान जो ड्यूटीज़ लगती हैं, जो टैरिफ होते हैं, जो टैक्स होते हैं, उनमें कटौती करता है, ठीक है, ताकि इन दोनों देशों के बीच जो व्यापार है वो बढ़ सके, जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है वो बढ़ सके, ठीक है। इसी के तहत अभी कुछ दिनों पहले रसिया में हमने कुछ अपने यहाँ की बैंकों को भी स्थापित किया था, यानी कि रुपए में रसिया ने क्या किया, यहाँ पे रुपए में व्यापार करने का समर्थन किया है। दोनों देश, अब रसिया और इंडिया क्या करेंगे, रुपए में व्यापार करेंगे, यानी कि हम डायरेक्ट रुपी जो है वो ट्रांसफ़र करेंगे रसिया को, ठीक है। और ये इंटरनेशनल जो मनी होती है, जैसे डॉलर हो गया, 5 जो मुद्राएं हैं, येन हो गया, डॉलर हो गया, ठीक है ना, और तुम्हारा चाइना का रेनमिन भी हो गया, ठीक है, और इसी के साथ यूरो हो गया। ये जो कंट्री हैं वो इंटरनेशनल मार्केट के लिए जानी जाती हैं, यानी कि इंटरनेशनल मार्केट में जब हम कोई चीज़ खरीदेंगे या बेचेंगे तो इसी मुद्रा का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे रसिया ने इन सभी मुद्राओं को छोड़ करके क्या बोला है कि भारत के साथ हम अपना व्यापार जो है वो रुपये में ही जारी रखेंगे दोस्तों, ठीक है। अगला न्यूज़ क्या है दोस्तों, यहाँ पे अगला न्यूज़ है आरबीआई ने तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक को सरकारी कारोबार करने का अधिकृत किया है। आरबीआई, ये जो दोस्तों ये जो बैंक है वो एक प्राइवेट सेक्टर की बैंक है, और यहाँ पर जो आरबीआई है उसने बोला है कि हम मर्केंटाइल बैंक को, जो तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक है, उसको हम सरकारी कार्य करने के लिए भी आमंत्रित करते हैं और उसको गवर्नमेंट वर्क करने के लिए भी जो अथॉरिटी है वो देते हैं। यहाँ पे अगर देखा जाए दोस्तों कि मर्केंटाइल बैंक, जस्ट ए मिनट दोस्त, यहाँ पे जो मर्केंटाइल बैंक के बारे में अगर बात करें तो इसके मर्केंटाइल बैंक के जो चेयरमैन हैं, कौन, जो चेयरमैन है, जस्ट ए मिनट, जो चेयरमैन है वो कौन है इसके, वो हैं दोस्तों शनमुगम। कौन है, शनमुगम, ठीक है। और यहाँ पे इस मर्केंटाइल बैंक तमिलनाडु के जो एमडी जो हैं, एमडी एंड सीईओ, वो कौन है दोस्तों, यहाँ पे वो हैं एस.के. कृष्णन। कौन है, जस्ट ए मिनट, एस कृष्णन, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट न्यूज़ क्या है। नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे टोयोटा किर्लोस्कर के 22 चेयरमैन को लेकर। टोयोटा किर्लोस्कर के 22 चेयरमैन जो हैं विक्रम एस किर्लोस्कर, उनकी मृत्यु यहाँ पर हार्ट अटैक से 64 साल की उम्र में हो गई दोस्तों, और इसकी पुष्टि जो है टोयोटा किर्लोस्कर ने की है। किर्लोस्कर कंपनी की, अब यहाँ पे देखें, जो इनकी पेरेंट कंपनी थी किर्लोस्कर, तो इस किर्लोस्कर कंपनी की स्थापना जो हुई थी वो दोस्तों हुई थी 1888 में। कब हुई थी दोस्तों, 1888 में, ठीक है। और इसी किर्लोस्कर कंपनी ने जापान की जो कंपनी थी टोयोटा, इसको एक तरीके से खरीद लिया था, क्या खरीद लिया था, ठीक है। इसके बाद पूरी कंपनी को टोयोटा किर्लोस्कर नाम से जानने लगे। यहाँ पर जो विक्रम एस किर्लोस्कर हैं, इनका निधन जो है बेंगलुरु में हृदय गति रुक जाने की वजह से हुआ है। अब देख लेते हैं दोस्तों अगला न्यूज़ क्या है। अगला न्यूज़ है 2022 में भारत में प्रेषण प्रवाह जो है 12%, यानी कि 12% से बढ़ गया है, और बढ़कर लगभग 100 अरब डॉलर पहुंच गया है। अब ये प्रेषण क्या होता है, प्रेषण के बारे में हम जान लेते हैं। ये होता क्या है प्रेषण दोस्तों होता है कि जब कोई मनी है किसी दूसरे देश के लिए प्रस्तापित की जाती है तो उसको हम प्रेषण बोलते हैं, ठीक है। इसको इंग्लिश में रेमिटेंस भी बोलते हैं, रेमिटेंस, ठीक है। जैसे भारत से कोई व्यक्ति अगर यूएसए गया है या कतर गया है, ठीक है, या यूएई गया है, तो वहाँ से जब वो पैसा यानी कि मनी भारत भेजता है, ठीक है, इंडिया में भेजता है, तो उस मनी को ही हम क्या बोलेंगे दोस्तों, रेमिटेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेमिटेंस, ठीक है, यानी कि प्रेषण। और भारत के बहुत सारे युवा विदेशों में जाते हैं, वहाँ पैसा कमाते हैं, और ये अपने यहाँ की एक तरीके से बोलें वो डीएनए की प्रवृत्ति है कि पैसे को बचाकर वो घर जरूर भेजते हैं, तो इंडिया भेजते हैं। तो इस वजह से प्रेषण प्रवाह जो है लगातार ईयर बाई ईयर बढ़ता जा रहा है भारत का, ठीक है दोस्तों। अगला न्यूज़ जो है वो है चाइना के राष्ट्रपति को लेके। चीन के जो पूर्व राष्ट्रपति जियांग जेमिन थे, उनकी 96 ईयर में जो है दोस्तों यहाँ पे मृत्यु हो गई है। और जियांग जेमिन के बारे में अगर जाने तो ये चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे। क्या थे,
चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे। ठीक है दोस्तों, और इनकी मृत्यु जो है यहाँ पर 96 ईयर में हो गई है, और ये जो है 1993 से लेकर 2003 तक चाइना के राष्ट्रपति के तौर पर इन्होंने काम किया है। अब देख लेते हैं अगला न्यूज़ क्या है यहाँ दोस्तों। अगला न्यूज़ है यूनेस्को द्वारा फ्रेंच बैगेट को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत का यहाँ पे दर्जा दिया गया है। दूसरा, रासायनिक युद्ध पीड़ितों के लिए यहाँ पे संस्मरण दिवस जो है उनको याद करने के लिए, रासायनिक युद्ध पीड़ितों को याद करने के लिए यहाँ पे दोस्तों 30 नवंबर को उनका संस्मरण दिवस मनाया जाने लगा है। अगला न्यूज़ जो है वो फ्रांस के स्टेफनी व्रेफाल्ट को 1 दिसंबर को कोस्टा रिका बनाम जर्मनी मैच में फीफा मेंस वर्ल्ड कप में पहला महिला रेफरी बनाया गया। और इसी के साथ फीफा वर्ल्ड कप के बारे में बता दें कि ये जो वर्ल्ड कप है वो जीता है किसने, वो जीता है अर्जेंटीना ने। ठीक है, और नागालैंड में दोस्तों हार्नबिल महोत्सव की शुरुआत हो चुकी है। ठीक है, हार्नबिल महोत्सव हालांकि नॉर्थ ईस्ट स्टेट में कई स्टेट मनाते हैं, लेकिन जो मूल रूप से हार्नबिल महोत्सव है वो मनाया जाता है नागालैंड के द्वारा। ठीक है, अब देख लेते हैं दोस्तों अगला न्यूज़ यहाँ पे क्या है। अगला न्यूज़ है भारत और सिंगापुर की सेनाओं के बीच यहाँ पे जो द्विपक्षीय युद्धाभ्यास है वो देवलाली महाराष्ट्र में अग्नि वॉरियर अभ्यास के रूप में यहाँ पे आयोजित किया गया है। यानी कि भारत और सिंगापुर की सेनाओं के बीच कौन सा अभ्यास होता है, अग्नि वॉरियर। ठीक है दोस्तों, अब अगर वहीं पे हम बात करें अजय वॉरियर की, अजय वॉरियर दोस्तों, ये अजय वॉरियर जो होता है युद्धाभ्यास वो इंडिया और यूके के बीच होता है। वहीं अगर बात करें कोंकण की, तो ये जो युद्धाभ्यास है कोंकण युद्धाभ्यास वो भी इंडिया और यूके के बीच होता है। और ये जो कोंकण युद्धाभ्यास है वो नौसैनिक सेनाओं के बीच होता है, नौसैनिक सेनाओं के बीच। ठीक है, और तीसरा जो है वायुसेना के बीच इंद्रधनुष युद्धाभ्यास जो होता है वो भी इंडिया और यूके के बीच होता है। बस ये जो होता है वो वायुसेनाओं के बीच होता है। ठीक है दोस्तों, अब देख लेते हैं अगला न्यूज़ क्या है। अगला न्यूज़ है भारतीय तट रक्षक यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड में उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर MK3 स्क्वाड्रन को शामिल किया गया है। कौन सा दोस्तों है, MK3। ये लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है जिसको कि चेन्नई में कमीशन किया गया है। कहाँ, भारतीय तटरक्षक दल में। ठीक है, अगला जो न्यूज़ है वो भारत 1 जनवरी 2023 को बासीनार व्यवस्था की अध्यक्षता ग्रहण करेगा। ये बासीनार व्यवस्था क्या होती है इसके बारे में जान लेते हैं दोस्तों। बासीनार व्यवस्था जैसे कि यूरेनियम उत्पादक जो देश है या यूरेनियम एक्सपोर्टर देश हैं, वो कहाँ पे यूरेनियम का क्या यूज हो रहा है उस पर निगरानी रखता है। वैसे ही बासीनार भी एक ऐसा ग्रुप है जो इन सारी व्यवस्थाओं पर अपनी निगरानी रखता है। बासीनार व्यवस्था की बात करें तो 1996 में जो बासीनार शहर है नीदरलैंड का, वहाँ पे स्थापित हुआ था, वहाँ पे इसकी मीटिंग हुई थी। कहाँ पे, नीदरलैंड। ठीक है, और इसका कार्य क्या है, कार्य के बारे में हमने बता ही दिया कि जैसे NSG ग्रुप है, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप है, या मिसाइल टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र या कंट्रोल रिजीम, ये जो ग्रुप है वो ये दोनों जो NSG हो गया और मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम जो ग्रुप है, ये परमाणु अप्रसार को बढ़ावा देते हैं कि परमाणु शक्ति का प्रसार नहीं होना चाहिए ग्लोबली। ठीक है ना, तो इसी अप्रसार की देखरेख ये जो हमारा बासीनार व्यवस्था है वो भी करता है। ठीक है ना, इस संस्था का जो मेंबर है वो भारत भी अब बन गया है, और अगर कूटनीतिक रूप से देखें तो भारत की ये बहुत बड़ी सफलता है। भारत 1 जनवरी 2023 को बासीनार व्यवस्था की अध्यक्षता भी ग्रहण कर रहा है दोस्तों। यहाँ पे अगला न्यूज़ जो है वो सरकार ने पेंशन भोगियों के लिए डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट को बढ़ावा देने के लिए देशव्यापी अभियान शुरू किया है। यहाँ पे बता दें दोस्तों कि एक सर्टिफिकेट होता है डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट, यानी पहले हमें लाइफ सर्टिफिकेट देना पड़ता है, यानी कि फिजिकली रूप से जो पेंशनर्स होते थे उनको प्रमाणन प्राधिकरण या संवितरण जो ये पेंशन होती है उनको जो संस्था वितरित करती है उसके सामने फिजिकली रूप में अपीयर होना पड़ता था। यहाँ पे क्या किया गया है कि आधार के माध्यम से ये डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट बन जाएगा, जिससे जो पेंशनर्स होते हैं वो उनको परेशान नहीं होने में परेशानी में उनकी परेशानी को दूर करने के लिए ऐसा जो है संस्था ने एक
पोर्टल लॉन्च किया है। इसके तहत क्या होगा कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉई या अदर गवर्नमेंट एम्प्लॉई जो हैं या पीएसयू से रिलेटेड जो भी एम्प्लॉई हैं जिनको पेंशन दी जाती है, उनको बार बार बैंकों या प्रमाण संस्थाओं के चक्कर लगाने से निजात मिलेगी। ठीक है, इसी डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट को दोस्तों जीवन प्रमाण पत्र भी कहा जाता है। अगला न्यूज जो है वो है हरियाणा कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2022 शुरू हुआ है। ठीक है ना। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव जो है वो दोस्तों यहाँ पे 19 नवंबर से लेके लगभग 6 दिसंबर तक यहाँ पर मनाया गया। कहाँ मनाया गया दोस्तों? हरियाणा के कुरुक्षेत्र में। ठीक है ना, कहाँ? हरियाणा के कुरुक्षेत्र में। और ये इसकी जो डेट शायद है वो शुक्ल एकादशी को इसको मनाया जाता है। शुक्ल एकादशी कहा जाता है कि इसी दिन जो है वो अर्जुन को कृष्ण ने गीता ज्ञान दिया था। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे गीता महोत्सव का आयोजन किया जाने लगा है। अगला जो दोस्तों न्यूज है यहाँ पे वो है विनय मोहन क्वात्रा को 1 जनवरी से विदेश सचिव के रूप में 16 महीने का विस्तार मिल गया है। विजय मोहन क्वात्रा जो विदेश सचिव थे उनको 1 जनवरी से 16 महीने का और एक्सटेंशन मिला है इसी पोस्ट पे काम करने के लिए। अगला जो न्यूज है दोस्तों वो है 2002 से 2021 के बीच जो गंगा का जल है उसमें भारी गिरावट देखने को मिली है। ये बताया है WMO ने, यानी कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने। इसी के साथ बताया कि भूजल स्तर में भी काफ़ी गिरावट देखने को मिली है। दोस्तों बता दें, अगर एवरेज तौर पे देखा जाए तो ग्लोबली जो मीठा पानी है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। ठीक है, हालांकि कुछ अफ्रीकन नदी, अमेजन बेसिन वगैरह में पानी की मात्रा बढ़ी भी है, लेकिन टोटल जो एवरेज है वो अगर देखा जाए तो पानी की मात्रा डिक्रीज हुई है यानी कि घटी है। ठीक है, अगला न्यूज है वो उत्तराखंड में धर्मांतरण विरोधी कानून और सख्त बनाने के विधेयक पारित कर दिया गया है यहाँ पे दोस्तों। और नेक्स्ट न्यूज है निजी इक्विटी कंपनियां द कार्लाइल ग्रुप और एडवेंट को यस बैंक में, जो यस बैंक है उसमें 9.99% का अधिग्रहण के लिए आरबीआई ने सशर्त मंजूरी दे दी है यहाँ पे दोस्तों। दूसरा है बीएसई को लेके, यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को लेके। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जो 30 शेयर वाला बीएसई सेंसेक्स है वो लगभग 30 नवंबर को पहली बार 63,000 अंक ऊपर गया है दोस्तों। यहाँ पे कितना? 63,000 अंक ऊपर चला गया है। अगर देखें सरकार 2 दिसंबर से सरकार ने क्या किया है, 2 दिसंबर से भारत बॉन्ड ETF एक्सचेंज ट्रेडेड फंड की 4थी किस्त लॉन्च की है दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, अगला जो है मुंबई में धारावी झुग्गियों के पुनर्विकास के लिए अडानी समूह ने बोली जीती है यहाँ पे। और धारावी झुग्गियों के जो विकास के लिए है अब उत्तरदायी होगा अडानी ग्रुप। अगला न्यूज है श्रीहरिकोटा में इसरो के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र यानी कि SDSC में भारत के पहले निजी तौर पर डिजाइन और संचालित रॉकेट लॉन्च पैड का उद्घाटन किया गया है। दूसरा है 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया गया। फीफा का वर्ल्ड कप अर्जेंटीना, पोलैंड, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस ने 16 दौर में प्रवेश किया है और जहां क्या अर्जेंटीना ने यहां पे जीत हासिल की है दोस्तों। ठीक है, टेस्ट के पहले दिन 500 रन बनाने वाली पहली टीम जो बनी है वो इंग्लैंड बन गई है यहाँ पे। और अब जो है दोस्तों अगले सेशन में हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर सेशन जो कि टॉप मोस्ट 50 क्वेश्चन को लेकर आएंगे। ठीक है, तब तक के लिए चलिए मिलते हैं अपने अगले सेशन में। अगर सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। तब तक के लिए नमस्कार।